स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास पेपर में आज डीजी खान बोर्ड के 2024 के पेपर को। चलिए हम लोग क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कंट्रोल ऑफ पेस्ट बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखें जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है टू कंट्रोल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल इसकी ऑप्शन होती अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन ना होती। जो स्पेसिफिक टर्म यहाँ पर हम यूज करते दैट इज द बायोलॉजिकल कंट्रोल। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन्स इन द वैक्सेस। देखिए वैक्सेस जो होते हैं ना, ये मिक्सचर्स होती हैं, इनकी कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती। इनमें आपको अल्कीन्स मिलेंगे, अल्कीन्स मिल सकते हैं, आपको इनमें फैटी एसिड मिल सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें मिल सकती हैं। तो बार इसमें जो यूजुअली लॉन्ग चेन अल्केन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें कार्बन का नंबर इज समवेयर बिटवीन 25 एंड 35। इफ द कोफैक्टर इज लूजली अटैच्ड टू द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। अच्छा देखिए, अगर तो लूजली अटैच्ड कोफैक्टर, यूजुअली हम लोग उसके लिए टर्म यूज करते हैं, को एंजाइम का वर्ड हम लोग उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर कोफैक्टर लूजली अटैच्ड है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, को एंजाइम का वर्ड यूज करते हैं। अच्छा इसका ना आंसर हमारे पास एक्टिवेटर भी हो सकता था। एक्टिवेटर भी जो होता है ना वो डिटैचेबल होता है, याद रखिएगा। एक्टिवेटर इज ऑल्सो डिटैचेबल, लेकिन को एंजाइम ज्यादा प्रेफर्ड टर्म है यूजिंग, रीजन बीइंग क्योंकि इसके यहाँ पे वर्ड लूजली अटैच का किया गया यूज। तो लूजली अटैच होते हैं वो को एंजाइम होते हैं और ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली, अब देखिए इनमें से सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो है ना वो लाइसोसोम्स हैं। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी और क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होती हैं। माम्स एंड मीजल, बच्चे माम्स एंड मीजल पैरामिक्सो वायरस कॉज करते हैं, और ये जो वायरसेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर जीनोम दे आर आरएनए इनवेल्व वायरसेस। इंपॉर्टेंट वेक्टर इन द मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, तो बच्चे वेक्टर कहते हैं जिसको ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, जिसको जीन ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। तो प्लाज्मिड को अभी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर डाटा यूग्लिनॉइड्स आर थॉट टू बी क्लोजली रिलेटेड टू। अच्छा देखिए जो यूग्लिनॉइड्स है ना, यूग्लिना, ठीक है, इनका क्लोज रिजेंबल्स मिलता है जूओफ्लैजिलेट्स के साथ। ठीक है, कि इनसे लिंक्ड होते हैं। दोनों में डिफरेंस भी सिर्फ ये होता है कि बच्चे यूग्लिनॉइड्स के पास जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उनके पास क्लोरोप्लास्ट आपको मिल जाता है। अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप ना हो, अंधेरे में ग्रो करें, तो इनका बिहेवियर बिल्कुल जूओफ्लैजिलेट्स जैसा होता है। सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ, तो बच्चे केमिकली फंगस की सेल वॉल बनती है काइटिन से। ठीक है, म्यूरिन पेप्टाइडोग्लाइकिन का दूसरा नाम है जो कि आपको बैक्टीरिया की सेल वॉल में मिलेगा। सेलुलोज आपको मिलता है किसमें, प्लांट और एल्गी की सेल वॉल में। काइटिन भी एक पॉलीसेक्राइड है दैट कंटेन्स नाइट्रोजन। मेल के मेटोफाइज टू विंग्स, बच्चे ये बात हो रही है पॉलेंस की, और पॉलेंस जो आपको वो पाइनस के अंदर मिलेंगे। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, तो बच्चे जो एक्सोस्केलेटन के ना जहाँ पे एडवांटेज है, हार्ड होता है, टफ होता है, प्रोटेक्शन देते हैं एवरीथिंग, वहाँ पे उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि एक्सोस्केलेटन क्योंकि नॉन लिविंग होता है तो ये ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि जो आर्थ्रोपोड होते हैं वो पीरियोडिकली अपने एक्सोस्केलेटन को शेड करते रहते हैं, नया बनाते रहते हैं, पुराने वाले को उतार देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्डाइसिस, जिसको दूसरे वर्ड में मोल्टिंग भी कहते हैं। आर्थ्रोपोड विच आर मोस्टली एक्वेटिक। अच्छा इनमें देखें जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के ग्रुप है वो है क्रस्टेशियन, जिसमें आपको लॉबस्टर मिल जाएंगे, क्रैब्स मिल जाएंगे, क्रिल्स मिल जाएंगे, प्रॉन्स मिल जाएंगे, ये सब के सब क्रस्टेशिया का पार्ट है। मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो बच्चे सबसे जो अबंडेंट क्लोरोफिल की टाइप है ना दैट इज क्लोरोफिल ए। हर एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर तकरीबन आपको क्लोरोफिल ए मिल जाएगा। मैग्नीशियम ऑफ द क्लोरोफिल इज रिप्लेस्ड बाय हीमोग्लोबिन इन हीमोग्लोबिन बाय। देखिए क्लोरोफिल के सेंटर में आपको मैग्नीशियम मिलता है जो कि इस तरह से नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, वहीं पर आयरन के अंदर क्या होता है, से हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, बस सेंटर में आपको आयरन एटम मिलता है। एंजाइम सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन डैश इन द लार्ज इंटेस्टाइन, तो सॉरी, जो बच्चे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं वो हमें हेल्प करते हैं इन प्रोड्यूसिंग विटामिन के। हाउ मच एयर लंग्स कैन होल्ड व्हेन दे आर फुली इन्फ्लेटेड, तो फुल इन्फ्लेटेड का मतलब है कि जब लंग्स अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे एयर अंदर ला चुके हैं, तो तकरीबन 5 to 6 लीटर तक एयर लंग्स के अंदर आ सकती है ऑन एन एवरेज। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये भी याद रखिएगा ये एवरेज नंबर है। जाहिर है एक बच्चा जो छोटा है उसके लंग्स में तो 5 लीटर एयर नहीं आएगी,
एक बड़े एक अडल्ट के लंग्स में आएगी, और इसी तरह देखिए अडल्ट के भी साइज डिफरेंट होते हैं। तो जो वैल्यूज यूजुअली दी जाती है एवरेज बॉडी हाइट एंड वेट के हिसाब से दी जाती हैं। अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ओके, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल दैट इज डेफिनेशन ऑफ कैंसर, और वाइट ब्लड सेल के कैंसर को नाम देते हैं ल्यूकीमिया का। और हार्मोन रिलीज बाय न्यूट्रोफिल सेल एट हाई टेम्परेचर, बच्चे होता क्या है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो न्यूट्रोफिल सेल एक हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि स्टोमेटा को बंद कर देता है। स्टोमेटा को बंद करने का काम होता है एब्सिसिक एसिड का, ठीक है। तो ये प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कि स्टोमेटा को क्लोज करवा देता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके जी, फर्स्ट सेक्शन में आपके पास है कोई 8 क्वेश्चन आपने करने हैं 12 में से। देखते हैं व्हाई आर लिपिड्स कंसिडर टू बी हाई एनर्जी कंपाउंड। देखिए आपने बताना है कि एनर्जी स्टोर होती है सी एच बॉन्ड्स के अंदर, और लिपिड्स के अंदर सी एच बॉन्ड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि लिपिड जो है दे आर हाई एनर्जी कंपोनेंट। तो आपने ये चीज़ बतानी है। इफ इन एंजाइम व्हाट हैपेंस व्हेन नॉन प्रोटीन पार्ट अटैचेस एंड डिटैचेस फ्रॉम द प्रोटीन पार्ट। अब देखिए यहाँ पर ना आपसे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा गया है वो पूछा गया है एपो और होलो एंजाइम का। enzyme in which the protein is non-protein part is detached, that is called as the apoenzyme। और apoenzyme जो होता है वो क्या होता है, वो inactive होता है। and when the cofactor binds with the apoenzyme it makes the holoenzyme, जो कि क्या होता है, holoenzyme is the activated enzyme। तो आपने ये चीज बतानी है यहाँ पर। What is the difference between prosthetic group and coenzyme। अब देखें यहाँ पर आपसे पूछा क्या है प्रोस्थेटिक और इसका। सिंपल है, दोनों ही ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो परमानेंटली अटैच्ड होता है, जबकि कोएंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो लूजली बाउंड होते हैं। ओके जी, डिफरेंशिएट द इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर। अब ये रिवर्सिबल इनरिवर्सिबल में आया कि इरिवर्सिबल जो होते हैं दे कैन परमानेंटली बाइंड द एंजाइम एंड परमानेंटली डीशेप इट, ये बताना है आपने। जबकि रिवर्सिबल होते हैं जो कि बाइंड कर सकते हैं लेकिन फिर क्या होता है थोड़ी देर के बाद डिटैच भी हो जाते हैं। तो ये आपने डिफरेंस यहाँ पर बताना है। ओके जी, व्हाट इज हिस्टोप्लाज्मोसिस, कॉजेज बताने। ये क्वेश्चन आया है फंगस में से, जहाँ पे फंगस की डिजीजेस बताई हैं वहाँ पे हिस्टोप्लाज्मोसिस बताया हुआ है। तो यूजुअली क्या होता है ब्लड के पीसेस के साथ ये फंगस होते हैं जो कि बॉडी में चले जाती हैं और फिर वहाँ पे क्या होता है हिस्टोप्लाज्मोसिस कॉज करते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें ये बताना है। हाउ डू प्रेडेटरी फंजाई ऑब्टेन देयर फूड। तो यहाँ पे बच्चे देखें जो प्रेडेटरी फंजाई का बताया, फंगस का बताया, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स का बताया हुआ है कि उनमें क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन रिंग बनता है जो कि निमेटोड को ट्रैप करते हैं और उसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं, फिर वहां से अपने लिए फूड अब्सॉर्ब करते हैं। आपने यहाँ पर ये चीज बतानी है। हाउ फर्टिलाइजेशन इन रेप्टाइल इज डिफरेंट फ्रॉम एम्फीबियंस। देखिए एम्फीबिया के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो होती है इन एक्सटर्नल, they need water their fertilization for their fertilization, so they have external fertilization। जबकि रेप्टाइल्स जो हैं इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो क्या होती है, वो इंटरनल होती है, बॉडी के अंदर ही होती है। तो ये डिफरेंस बताना है कि रेप्टाइल्स को फर्टिलाइजेशन के लिए कोई भी वाटर की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं, तो दे कैन डू द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हाट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन और किस फाइलम में प्रेजेंट होती हैं। एनिमेलिया में से क्वेश्चन है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन हम लोग कहते हैं कंप्लीट सेगमेंटेशन को, कंप्लीट इंटरनल सेगमेंटेशन, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है कंप्लीट इंटरनल सेगमेंटेशन। तो ये जो इंटरनल सेगमेंटेशन है ये आपको देखने को मिलती है एनलेट्स के अंदर, अर्थवर्म्स के अंदर। व्हाई काइनोडर्म्स आर प्लेस्ड क्लोजेस्ट टू द कॉर्डेट्स। तो आपने यहाँ पे बताना है। देखिए वैसे तो इकानोडर्म बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत ज़्यादा कोई वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स भी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद इनको हायरार्की में सबसे ऊपर प्लेस किया गया है इन्वर्टिब्रेट में। रीजन बीइंग कि इकानोडर्म्स आर ड्यूटेरोस्टोम, इनका जो डेवलपमेंट पैटर्न है वो ड्यूटेरोस्टोम जैसा है, वो वर्टिब्रेट जैसा है, कॉर्डेट जैसा है, इसलिए इनको सबसे ऊपर प्लेस किया गया है। तो आपने ये बताना है। अच्छा जी, हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एम्फिऑक्सिस। अब देखिए एम्फिऑक्सिस जो है ना बच्चे, दे आर प्रेजेंट, दे आर पार्ट ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये प्रोटोकॉर्डेट्स में से एक है।
है। प्रोटोकॉर्डेट याद करें, कॉर्डेट से पहले दो ग्रुप थे, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट के दरमियान में सेफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट, तो उसमें से एक एम्फिऑक्सिस है। तो इनमें बच्चे क्या होते हैं, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, वहां से इनकी रेस्पिरेशन होती है। गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आपने यहाँ पे सिंपल क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूलर फार्मूला देना है, बताना है कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने नाइट्रोजन होते हैं, मैग्नीशियम आयन एक एक प्रेजेंट है। तो आपने ये फार्मूला यहाँ पर देना है, सिंपल सिर्फ फार्मूला लिखना है। राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ एटीपी। तो एटीपी के बारे में आपने बताना है कि एटीपी जो है बच्चे वो क्या है, दैट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है, जितने भी सेल्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, जो भी कुछ होता है, जहाँ पे भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादातर कहाँ से पूरी की जाती है, वो एटीपी से पूरी की जाती है। तो आपने ये बताना है कि एटीपी एनर्जी करेंसी है। अच्छा, प्लस एडिशनली आपने साथ में ये भी बताना है कि एटीपी बहुत सारे एंजाइम्स के लिए को फैक्टर के तौर पे काम करता है, ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। अच्छा जी, नेक्स्ट सेगमेंट में से भी आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। डिफाइन टिश्यू लेवल की एग्जांपल। अब देखिए एनिमल टिश्यू लेवल जो है, जहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन दे मेक अ टिश्यू। अब आपने यहाँ पे एनिमल और प्लांट टिश्यू की एग्जांपल देनी है। एनिमल टिश्यूज के अंदर जैसे कि मसल टिश्यूज आ जाते हैं, उसके अलावा नर्वस टिश्यूज आ जाते हैं। प्लांट के अंदर आप देखें जैसे कि वेस्कुलर टिश्यूज आ जाते हैं, वेस्कुलर बंडल आ जाते हैं। तो ये प्लांट टिश्यूज की एग्जांपल है। व्हाट डू यू नो अबाउट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अगेन ये चैप्टर नंबर 1 में से ही क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, यूज ऑफ ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज टू कंट्रोल अ डिजीज, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपने ये डेफिनेशन देनी है इसकी। वाई सेंट्रीफ्यूजेशन इज नेसेसरी फॉर द सेल्फ फ्रैक्शनेशन। तो देखिए सेंट्रीफ्यूजेशन का आपने बताना है कि इसमें हाई स्पीड पर स्पिन किया जाता है, जिसकी वजह से सेल क्या होता है, ब्रेक कर जाता है और सेल के ऑर्गेनेल सेपरेट हो जाते हैं। दैट इज वाई सेंट्रीफ्यूजेशन इज नेसेसरी फॉर सेल्फ फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन का मतलब होता है जब किसी चीज को उसके पीसेज में तोड़ते हैं, सेपरेट करते हैं। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस, नेम इट्स टाइप। तो एंडोसाइटोसिस ये प्लांट, ये सेल मेम्ब्रेन में से क्वेश्चन है, जहां पर वो बताया कि एंडोसाइटोसिस द टाइप ऑफ मूवमेंट जहां पे सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग होती है, इनफोल्डिंग होती है, और इनफोल्डिंग की वजह से क्या होता है, मटेरियल अंदर आता है। आपने इसकी टाइप बतानी है, एंड टाइप में आ जाता है इसके फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। तो ये आपने बताना है इसमें। ओके, किंगडम प्रोटिस्टा इज डिफाइंड बाय एक्सक्लूजन बाय। तो आपने बताना है कि प्रोटिस्टा को क्यों बनाया गया था। प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया जाता है जो कि किसी और किंगडम में फिट नहीं आते। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और किंगडम में फिट नहीं आते, उनको प्रोटिस्ट में रखा जाता है। तो ये आपने रीजन देना है यहाँ पर। व्हाट डू यू नो अबाउट कोएनोफ्लैजिलेट्स। अब कोएनोफ्लैजिलेट प्रोटिस्ट में से एक हैं, प्रोटोजोन में से एक होते हैं, जो कि फ्लैजिला रखते हैं और आपको डिफरेंट शेप में मिल जाएंगे, जैसे कि आपको इस शेप के भी मिल जाएंगे। उसके अलावा जो टर्मेट्स के अंदर ट्राइकोनिम्फा होते हैं वो भी इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आपने ये बताना है कि कोएनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो कॉलर शेल से रिजेंबल करते हैं, तो इसलिए आप वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ डायटम्स इन एक्वाटिक सिस्टम। तो आपने बताना है कि डायटम्स जो है ना बच्चे, दे आर द मेजर प्रोड्यूसर इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम। इनकी सबसे मेजर इंपॉर्टेंस है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है वो डायटम्स करके दे रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज द इनफेमस रोल ऑफ वाटर मोल्ड। अच्छा, यहाँ पर ना बच्चे पोटैटो फेमिन, जो आयरिश पोटैटो फेमिन है, उसको रेफर किया जा रहा है। आपने बताना है कि कैसे फाइटोफथोरा ने आयरिश पोटैटो फेमिन कॉज किया था, जिसकी वजह से तकरीबन 250,000 से 1 मिलियन के करीब डेथ हुई थी, इस नंबर में डेथ हुई थी। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेमिन इन द हिस्ट्री वो इनकी वजह से हुआ था। वाई स्कूबा डाइवर ब्रीथ प्रेशराइज्ड एयर फ्रॉम सिलेंडर। स्कूबा डाइवर्स होते हैं बच्चे, चैप्टर नंबर ना 13 में से एक क्वेश्चन है, जो एंड पर एक बॉक्स दिया हुआ है उसमें से आया हुआ है। अच्छा, स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो कि ओशन की डेप्थ में जाते हैं, डाइविंग करते हैं, वो होते हैं। होता ये कि जैसे जैसे ओशन की बॉटम में जाते हैं ना, वाटर का प्रेशर बढ़ता जाता है। तो जो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं ना, उसमें प्रेशराइज्ड एयर लेके जाते हैं ताकि उसको मैच कर सके। अदरवाइज क्या होगा, अगर नॉर्मल एयर लेके जाएंगे तो जैसे ही वो एयर हमारे लंग्स में आएगी, अब देखिए बाहर और अंदर प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे लंग्स को लैप्स कर सकते हैं। बाहर अंदर प्रेशर कम है, बाहर ज़्यादा है, तो सडनली क्या होगा, बाहर से प्रेशर पड़ेगा और हमारे लंग्स को लैप्स कर सकते हैं, सिलेंडर को लैप्स कर सकते हैं। तो इसलिए जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेशराइज्ड एयर लेके जाते हैं ताकि ब्रीदिंग नीचे नॉर्मल हो सके। Which respiratory pigment has more affinity for with oxygen? Okay,
ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा जो एफिनिटी है ना, हमारे पास देखिए दो ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक जो है वो हीमोग्लोबिन और दूसरा मायोग्लोबिन है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा एफिनिटी है ना बच्चे, वो मायोग्लोबिन की है, तो यहाँ पे मायोग्लोबिन को रेफर किया जा रहा है। तो आपने बताना है मायोग्लोबिन मसल हीमोग्लोबिन को कहते हैं, सिंगल चेन से बना होता है, ज़्यादा एफिनिटी होती है, तो इसका काम क्या होता है कि एक तो ऑक्सीजन को स्टोर करना मसल के अंदर, दूसरा अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना। अगर ये डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, गिव एग्जांपल, तो अगेन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर नंबर 14 में से है कि जहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं करता बल्कि डायरेक्टली टिश्यूज को बेथ करता है, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड हमेशा वेसल्स में रहता है और डायरेक्टली टिश्यू से कांटेक्ट में नहीं आता। जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको इंसेक्ट में मिल जाएगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको वर्टिब्रेट्स में मिल जाएगा। अच्छा जी, व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर ओडीमा? ओडीमा कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड को। तो अगर लीकेज होना शुरू हो गई है या आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हुआ तो टिश्यूज के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, समटाइम हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एडीमा या ओडीमा कहते हैं इसको। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे आपने बताना है कि व्हाट आर मम्स एंड मीजल्स। अब ये वायरसेस में से है, वायरल डिजीज में से है, जहाँ पे आपने बताना है कि मीजल मम वायरल प्रॉब्लम है, आरएनए इन्वेल्प्ड वायरस के वजह से होते हैं। देखिए जब भी कहीं पर डिजीज आएगी ना आपको, तो आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है। आपने सबसे पहले उसका कॉज बताना है, आपने उसको सिम्टम बताना है, और फिर एंड पे अगर बुक में दिया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट बताना है। तो इसका काज पैरामिक्सो वायरसेस होते हैं, आरएनए इन्वेल्प्ड वायरसेस होते हैं। सिम्टम में आपने बताना है कि जैसे कि मीजल में यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है पेट्रोल ग्लैंड में, या फिर थ्रोट में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और जिसम पे दाने बन आते हैं, ये मीजल और मम्स के कॉजेज सिम्टम्स होते हैं। और फिर इन पे ट्रीटमेंट यही है कि यूजुअली खुद ही ये 2 से 3 वीक में ठीक हो जाता है। गिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, तो बच्चे साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्जी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आर द ब्लू ग्रीन एल्जी। ठीक है, तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्जी होते हैं ये बेसिकली हमारे मेजर प्रोड्यूसर्स में से एक है, एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके देते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बताना है कि बच्चे ये फंगस के साथ रिलेशनशिप भी बनाते हैं, लाइकन भी बनाते हैं, तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस स्पेशली पूछी गई है, तो आपने बताना है कि कमर्शियली इनसे क्या फ़ायदा होता है। तो कमर्शियली यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ब्लू ग्रीन स्कम का पढ़ा होगा कि जिसको यूज़ किया जाता है एज अ प्रोटीन सोर्स, एज अ फूड सोर्स यूज़ किया जाता है, तो वो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपने बताना है। कंपेयर एनलेस एंड स्ट्रोमियम। अब ये जो क्वेश्चन ना आपसे ये बच्चे एडियंटम के लाइफ साइकिल में थोड़ा सा रिकॉल करें कि एडियंटम जो है उसके अंदर जो उनके सोराय होते हैं, सोराय में आपको 2 तरह के पोर्शन मिलते हैं। एक सेल होते हैं जो कि ज़रा बड़े होते हैं, एनुलस कहते हैं, और कुछ सेल होते हैं जो कि वीक होते हैं जिनको स्ट्रोमियम कहते हैं। तो जब ये रप्चर होते हैं तो इनके अंदर से क्या होता है, स्पोर्स इनके बाहर रिलीज होते हैं। तो आपने ये कंपेरिजन बताना है इनका। वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। आपने बताना है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनको अपनी लाइफ का एक पार्ट, इनिशियल पार्ट वाटर के पास गुजारना ज़रूरी है, जिस तरह एम्फीबियंस को होता है। फर्टिलाइजेशन जो है इनकी बगैर पानी के फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। They need water for the fertilization, therefore they are called as amphibians of the plant. They cannot live far away from the water bodies. तो ये बताना है। Differentiate between microphil and macrophil leaves. अब अगेन माइक्रोफिल लीव जो स्मॉल साइज के होते हैं जिनमें वेन्स यूजुअली अनब्रांच्ड होती हैं, जबकि मेगाफिल लीव बड़े साइज के होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, वेन जिनमें ब्रांच्ड मिलती हैं आपको यूजुअली। तो ये डिफरेंस आपने देना है। व्हाट इज प्रोटोनीमा, गिव इट्स फंक्शन। तो अगेन ये प्लांटिंग में से क्वेश्चन है। प्रोटोनीमा क्या होते हैं आपने बताना है कि स्टीराइल हेयर लाइक होती हैं, प्रोजेक्शन होती हैं। आपको ये बच्चे ब्रायोप्सिडा में लिखे हुए मिल जाएंगे। और इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन देते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेरेट द टर्म अपेंडिक्स एंड अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स जो बच्चे ब्लाइंड सैक होता है एट द जंक्शन ऑफ सीकम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वहाँ पे होता है समटाइम कोई फूड इरिटेंट इसमें चला जाता है, कोई चीज़ सब्सटेंस इसमें चला जाता है जिसकी वजह से इसमें स्वेलिंग हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अपेंडिसाइटिस। याद रखिएगा साइटिस का सफिक्स जब भी कहीं पर आ रहा है इसका मतलब होता है कि क्या हो रही है, स्वेलिंग हो रही है। तो जिसको हम लोग अपेंडिक्स का दर्द या अपेंडिक्स का पेन भी कहते हैं। डिफाइंड डिस्पेप्सिया, गिव इट सिम्टम्स। अब देखिए यहाँ पे तो सिंपल सिम्टम्स ही पूछे हैं। तो डिस्पेप्सिया जिसको डिस इन डाइजेशन कहते हैं कि जहाँ पे डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाती,
अब इसके सिम्टम में क्या आ जाते हैं, जैसे कि एसिडिटी फील होना शुरू हो जाता है, बर्न होना शुरू हो जाता है, बर्ब्स आना शुरू हो जाते हैं, समटाइम इसमें नोजिया और वॉमिटिंग भी इंक्लूडेड होता है। तो ये आपने इसके सिम्टम बताने हैं। अच्छा, व्हाट आर फ्लूइड फीडर, गिव टू एग्जांपल। तो फ्लूइड फीडर बच्चे ये एनिमल न्यूट्रिशन में से क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूट्रिशन वाले पार्ट में, जहाँ पे एनिमल के टाइप बताई हैं। तो फ्लूइड फीडर होते हैं जो कि लिक्विड्स पर फीड करते हैं, जो कि फ्लूइड पर फीड करते हैं। अब इसी एग्जांपल में जैसे कि देखें, अगर वर्टिब्रेट में से एग्जांपल देखें तो जैसे हैग फिशेज होती हैं वो डायरेक्ट ब्लड पे फीड करती हैं। इस तरह से मॉस्किटोज ब्लड पे फीड करते हैं, वो भी फ्लूइड फीडर की कैटेगरी में आ जाते हैं। इस तरह से देखिए, जो फॉर एग्जांपल जो बटरफ्लाइज हैं वो फ्लावर नेक्टर्स पे फीड करते हैं, वो भी फ्लूइड फीडर की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो ये एग्जांपल आपने देनी है इनमें से। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस को किस तरह से इनको अटेम्प्ट करना है। तो व्हाट आर द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, गिव हाउ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू द बायोलॉजिकल मेथड। अब देखिए यहाँ पे ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है सिर्फ आपके पास, और इसके आपको 2 पार्ट पूछे गए हैं इसमें से, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को उसकी वेटेज के मुताबिक अटेम्प्ट करना है। तो इसमें जो एक नंबर होगा वो आपका इस डिफरेंस का होगा, और 3 मार्क्स होंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के। तो आपने सबसे पहले तो रीजनिंग देनी है, डिफरेंस देना है डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग में, कि एक जर्नल टू स्पेसिफिक होती है, एक स्पेसिफिक जर्नल होती है, आप इफ एंड देन लॉजिक यूज होता है, और आपने बताना है इसकी एग्जांपल। फिर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आपने बताना है कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है, फिर उसके बाद डिडक्शन होती है, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसकी हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर थ्योरी लैंड पर लॉ बनता है। तो ये स्टेप आपने बताने हैं। तो ये 3 मार्क्स के लिए बताने, तो उसको ब्रीफली ही बताइएगा, हर स्टेप की हेडिंग दीजिएगा और साथ में उसकी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दीजिएगा। व्हाट इज ड्राइविंग रिफ्लेक्स, एक्सप्लेन डिटेल। अब देखिए, डाइविंग रिफ्लेक्स हमारी बुक के अंदर ना सिर्फ हाफ पेज का लिखा हुआ है, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 के एंड पर ये चीज़ दी हुई है, जहाँ पर रेस्पिरेशन का जो लास्ट पेज है वहाँ पे डाइविंग रिफ्लेक्स का बताया हुआ है कि जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं जब वो डेप्थ में जाते हैं तो क्या होता है कि वो अपने हार्ट बीट को स्लो कर लेते हैं, लंग्स की तरफ ब्लड सप्लाई को कम कर लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज द डाइविंग रिफ्लेक्स, ठीक है। तो जितना बुक में लिखा हुआ है आपने सिर्फ उतना ही बताना है, ठीक है। तो आप हाँ उसकी हेडिंग दे सकते हैं कि डाइविंग रिफ्लेक्स क्या होती है, पहले आप उसकी हेडिंग दें और फिर बताएं कि ये क्या होती है, फिर बीच में बताएं कि इसमें चेंजेस क्या होते हैं, वो नेक्स्ट हेडिंग दें चेंजेस की, और फिर बताएं कैसे और फिर कहाँ पर होती है ये बताइएगा। व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, डिस्कस द प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखिए अगेन यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ 1+3, तो सिर्फ 1 मार्क है पेप्टाइड बॉन्ड का। आपने बताना है कि 2 अमीनो एसिड के दरमियान में जो लिंकेज बन रहा है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, और आपने क्या करना है उसको ड्रॉ कर देना है 2 अमीनो एसिड के दरमियान जो बनने वाला है। और फिर सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताना है कि जो सिंपल अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि जुड़े होते हैं, और फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जहाँ पर उनमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स बन जाती है, तो आपने वो बताना है। व्हाट आर लाइकन, डिस्कस इकोलॉजिकल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन माइक्रोराइजा। अगेन डिवीजन हुई है मार्क्स की। 1 नंबर में बताना है कि माइक्रो लाइकन जो एसोसिएशन है बिटवीन फंगस एंड अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फिर बताना है कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कोई एल्गी हो सकता है, वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है कोई साइनोबैक्टीरिया हो सकता है। फिर आपने बताना है इनकी इंपॉर्टेंस कि लाइकेंस जो होते हैं वो हार्श प्लेसेस में ग्रो कर सकते हैं, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, एल्गी को फूड मिल रही है, रिटर्न एल्गी प्रोटेक्शन और न्यूट्रिएंट दे रहे हैं। फिर बताना माइक्रोराइजा, यहाँ पे माइक्रोराइजा का बताना है कि प्लांट रूट्स और एल्गी के दरमियान फंगस के दरमियान होता है, फंगस अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इन रिटर्न प्लांट जो है उसको फूड देता है। अच्छा, यहाँ पे माइक्रोराइजा की टाइप्स को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। राइट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब देखें दो टाइप 2 मार्क्स का है, तो आपने इसको इतना ही रखना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, नेटवर्क होता है चैनल। आपने बताना है कि इसमें किस तरह से सिस्टर्नी से मिलकर बनता है। फिर आपने बताना है इसकी टाइप, रफ एंड स्मूथ, तो रफ के फंक्शन को अलग बताना है, स्मूथ के फंक्शन को अलग बताना है। हेडिंग देखिए कीजिएगा। फिर इसी तरह से गोल्जी किस तरह से बनता है, गोल्जी फ्लैट सैक होता है, इसके सिस फेस ट्रांस फेस और उसके फंक्शन बताने हैं। यहाँ पे आपको गोल्जी को ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, देखिए सिर्फ 2 मार्क्स का है, तो इसको अटैम्प्ट कीजिए कि जैसे आप 2 मार्क्स के लिए गोल्जी का शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, बस इसमें आपने डायग्राम लाजमी तौर पर ड्रॉ करनी है। आपको वो जो पाथवे है प्रोटीन का वो यहाँ पर देने की जरूरत नहीं होगी। हाउ वुड यू एक्सप्लेन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखें 3+1, अब ये जो 3+1 है ना, इसका मतलब है कि 1 नंबर इसमें डायग्राम का है। तो आपने बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे हो रही है। ज़्यादातर डाइजेशन हो रही है ड्यूडेनम के अंदर, तो आपने वही बताना है कि ड्यूडेनम में कैसे जो है वो फूड आ रही है। अब्जॉर्प्शन देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डाइजेशन पूछी है। तो कैसे जो है वो पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, कैसे जो बाइल आ रही है। आपको यहाँ पे
लिवर को और पेंक्रियाज का अलग से रोल देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे, और ब्रीफली एक पैराग्राफ में आपने अब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन कर देना है। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, अब इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है। सबसे पहले आपने शुरू करना है अटैचमेंट और लैंडिंग में, जो शुरू वाला पार्ट है एक पैराग्राफ में आपने वो बताना है। सबसे पहले ये लैंडिंग होती है, फिर उसके बाद अटैचमेंट होती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि डीएनए इंजेक्ट होता है, उसके बाद आके इसमें लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल, और फिर आपने दोनों की डायग्राम ड्रॉ करनी, तो ये आपने इसमें बताना है। डिस्क्राइब द लीस्ट, डिस्क्राइब एटलीस्ट लाइट फंक्शन ऑफ द प्लांट। ओके, यहाँ पर ना ये मिस प्रिंटिंग है, लाइट लिखा हुआ है, इट शुड बी एट फंक्शन ऑफ द ब्लड, इट शुड बी एट फंक्शन ऑफ द ब्लड। तो ब्लड के ना हमारी बॉडी के अंदर कुछ 10-12 फंक्शन दिए हुए हैं, आपने उनमें से कोई से 8 फंक्शन बताने हैं। तो होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, आयरन एंड मिनरल बैलेंस को मेंटेन करता है, उसके अलावा गैसेस की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, ब्लड हमारे बॉडी के सिस्टम को मेंटेन कर रहा है, वेस्ट मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहा है, ये सारे फंक्शन आपने ब्लड के बताने हैं। एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, अब अगेन बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन आपने बतानी है, आपने बताना है कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया पैरासिटिक भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, ये सब कुछ आपने इसमें बताना है। अब देखिए 4 मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे बुक में दिए हुए हैं, 4 या 5 दिए हैं, तो हर एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 1 नंबर का बनता है, तो आपने उसको उसी के मुताबिक डिटेल देनी है, हेडिंग देनी है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, फिर आपने बताना है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इस तरह से हेडिंग बनाकर और साथ में एक एग्जांपल देनी है। डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी चेन विद द हेल्प ऑफ फिगर, अब देखिए सिंपल, इसमें 3+1 1 नंबर की डायग्राम है, 3 नंबर की एक्सप्लेनेशन है। तो आपने जो रेस्पिरेटरी चेन है बच्चे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रेफर कर रही है, जो चैप्टर नंबर 11 में दी हुई है एंड पर। तो आपने वो चेन बनानी है और साथ में एक्सप्लेन करना है कि कैसे एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन आएंगे। सीक्वेंस का खास तौर पर ध्यान रखना है कि कोएंजाइम क्यू से साइटोक्रोम बी के पास, फिर साइटोक्रोम सी के पास, फिर ए के पास, A3 के पास, और फिर किस तरह से जो वो ऑक्सीजन को जाते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन। अच्छा, हमारी बुक के अंदर ना इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दी हुई है, तो आज जितनी हमारी बुक में दी हुई है सिर्फ आपने वही एक्सप्लेनेशन देनी है और उसको हेडिंग की फॉर्म में कीजिएगा, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन होगा। पेपर अटेम्प्ट करते हुए इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखिएगा कि किस चीज़ के कितने मार्क्स हैं। टाइम मैनेजमेंट का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, आपके पास ऑन एन एवरेज एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 15 मिनट्स होते हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 2 से 3 मिनट का टाइम होता है, तो उसको उसी के मुताबिक कीजिएगा। क्वेश्चन की चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिस क्वेश्चन को आपको लगता है कि आप बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, वही क्वेश्चन चूज कीजिएगा। आपके पास वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अगर आपसे 8 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो अगर आपने एक्स्ट्रा करने तो 1 या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 8 क्वेश्चन इस सेक्शन में सॉल्व करने तो आप उसकी बजाय 12 के 12 ही कर दें, नहीं, आप मैक्सिमम हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर दें, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होगा, अदरवाइज आपके पास एंड पे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे ध्यान से पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।